नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। 3 तलाक को गैर कानूनी बनाने वाला विधेयक और नागरिकता संशोधन विधेयक समेत कई अहम विधेयक राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहने की उम्मीद। वायुसेना में पूंजी अधिग्रहण पर सीएजी की रिपोर्ट आज हो सकती है पेश। लोकसभा के एजेंडे में अनियमित जमा योजनाओं पर पाबंदी से जुड़ा बिल। गरीबों को ठगने वाली पोंजी स्कीमों पर लगाम लगाने का प्रावधान। बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक भी कार्यसूची में शामिल। सदन से वित्त विधेयक ध्वनिमत से पारित। बीकानेर जमीन घोटाला मामले में रॉबर्ट वाड्रा से कल प्रवर्तन निदेशालय ने की 9 घंटे तक पूछताछ। आज फिर होगी पेशी। पूछताछ रहेगी जारी। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर। जून 2017 के बाद अभी तक के सबसे निचले स्तर पर महंगाई दर। दिसंबर में 2.11% के मुकाबले जनवरी में खुदरा महंगाई रही 2.05%। दिसंबर में 2.4% रही औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर। और आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान में गुर्जर आंदोलन आज छठे दिन भी जारी। रेल यातायात पर असर। राज्य सरकार विधानसभा में पेश कर सकती है विशेष बैकवर्ड स्टेटस कोटा बिल। आइए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। संसद के मौजूदा बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। ऐसे में सरकार का जोर अहम विधेयकों को पारित कराने पर है। दोनों सदनों की कार्यसूची में आज कई अहम विधेयक शामिल हैं। राज्यसभा की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2019 सदन में पेश किया जाएगा। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए कार्यसूची में शामिल किया गया है। इनमें एक साथ 3 तलाक देने को अपराध बनाने वाला विधेयक, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019, पर्सनल लॉ संशोधन विधेयक 2019, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 3रा संशोधन विधेयक 2019 शामिल हैं। साथ ही एजेंडे में व्यक्तियों का दुर्व्यापार निवारण संरक्षण और पुनर्वास विधेयक 2018, आधार और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2019, कंपनी संशोधन विधेयक 2019, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक 2018, मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक 2018, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2019 और उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 भी शामिल है। इसके अलावा राज्यसभा के एजेंडे में अंतरिम बजट पर सामान्य चर्चा भी शामिल है। साथ ही विनियोग लेखानुदान विधेयक 2019 और विनियोग विधेयक 2019 विचार और लौटाए जाने के लिए उच्च सदन की कार्यसूची में रखा गया है। वहीं राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर आज ऊपरी सदन में आगे की चर्चा होने की उम्मीद है। बीजेपी सांसद भूपेंद्र यादव ने 6 फरवरी को सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया था और चर्चा की शुरुआत की थी। हालांकि गतिरोध की वजह से चर्चा आगे नहीं बढ़ पाई। इसके अलावा तलाक़े बिद्दत यानी एक साथ 3 तलाक देने से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 आज राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लोकसभा से पारित विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 संसद की मुहर के बाद इसी साल जनवरी में जारी अध्यादेश की जगह लेगा। विधेयक में एक साथ 3 तलाक देने को अवैध बताया गया है और इसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। यह गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन पत्नी की अपील सुनने के बाद मजिस्ट्रेट इसमें जमानत दे सकते हैं। साथ ही पति पत्नी अगर सुलह करने की को राजी हो जाएं तो मजिस्ट्रेट इसके लिए अथॉरिटी होगा। 3 तलाक के लिए पत्नी या उनके खून के रिश्ते में से ही कोई शिकायत दर्ज करा सकता है। बीते शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में विपक्ष ने लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को पारित नहीं होने दिया था, जिसके बाद सरकार ने फिर
अध्यादेश के जरिए इसे दंडनीय अपराध बनाने को मंजूरी दी थी। लोकसभा के एजेंडे की बात करें तो आज कई महत्वपूर्ण विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सदन की कार्यसूची में शामिल हैं। इनमें अनियमित जमा और बचत योजनाओं को गैर कानूनी बनाने वाला विधेयक भी शामिल है। कैबिनेट ने हाल ही में बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2018 में संशोधन को मंजूरी दी थी। इसके अलावा जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक संशोधन विधेयक 2018, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 और केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2018 भी लोकसभा की कार्यसूची में शामिल हैं। इसके अलावा संसद में भारतीय वायुसेना में पूंजी अधिग्रहण से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट भी आज संसद में पेश की जाएगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री राधाकृष्णन पी राज्यसभा में इससे जुड़ी सीएजी रिपोर्ट पेश करेंगे। फिलहाल आज के सत्र को लेकर हम बात करेंगे। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आज इस सत्र का आखिरी दिन और हम देख रहे हैं कि एजेंडा काफी लंबा है और राज्यसभा में तो सारा ही काम एक तरह से लंबित पड़ा है। 3 तलाक को गैर कानूनी बनाने वाला विधेयक, नागरिकता संशोधन विधेयक समेत हम कई अहम विधेयक भी राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है और अभी तक धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पूरी भी नहीं हो पाई है। आखिरी दिन किस तरह की संभावना? देखिए प्रीति, 18 बिल कुल संसद में रखने की बात थी, 18 बिल पारित कराने की बात थी, 18 नहीं 48 लेकिन बहुत ही कम इस मामले में हो पाए। लेकिन जहां तक आज की बात है, आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन सबसे बड़ी संवैधानिक जिम्मेदारी है वोट ऑफ थैंक्स, मोशन ऑफ थैंक्स को पास करा के राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देना और उसके अलावा अंतरिम बजट को विचार करके और उसके बाद लोकसभा को वापस करना। यह सबसे अहम काम है और आज एक दिन बाकी है। जिस तरीके से कल विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने अपील की थी, खास तौर के विपक्षी नेताओं से उन्होंने अपील की थी कि ये 2 संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, इन संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करें और उसके बाद जिन पर आम सहमति बनी हो, जिन विधेयकों पर आम सहमति बनी हो, उन विधेयकों को पारित कराया जाए। और इसे सभापति वेंकैया नायडू ने भी कहा कि ये अच्छा प्रस्ताव है और विजय गोयल जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया। लेकिन कल जिस तरीके से राज्यसभा में एक तरीके से कहें कि अवरोध हुआ समाजवादी पार्टी के माध्यम से, उसमें आज मुझे नहीं लगता कि ये जो 2 हैं धन्यवाद प्रस्ताव और अंतरिम बजट, इसके अलावा ज़्यादा काम हो पाएगा, क्योंकि जो 2 अहम विधेयक सरकार की तरफ से लाए जा रहे हैं, जो ट्रिपल तलाक का मामला है और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, इन दोनों पे बहुत ही गंभीर विवाद है। विपक्ष और पक्ष के बीच में, सत्ता पक्ष के बीच में बहुत ही गंभीर मतभेद है। और जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बाहर बोला है कि हम ट्रिपल तलाक का विरोध करेंगे और विपक्ष के लोगों में भी इस मामले में काफ़ी आपत्तियां हैं, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ट्रिपल तलाक बिल पास हो पाएगा राज्यसभा से। और उसी तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर भी कांग्रेस या अन्य विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में काफ़ी गंभीर मतभेद है। और जहां तक जानती हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी इस पर काफ़ी काफ़ी विवाद है, तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी पारित हो पाएगा। तो आज अगर इन 2 चीज़ों पे ही सहमति बन जाए, इन 2 चीज़ों को पारित कर दिया जाए, जिसमें धन्यवाद प्रस्ताव और इंटरिम बजट, यही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आज के राज्यसभा के कार्यकाल की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस बातचीत के लिए और इस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और इससे पहले लोकसभा से कल वित्त विधेयक को मंजूरी मिल गई। इस पर हुई चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार किसानों, गरीबों और मध्यम वर्ग को समर्पित है। पिछले करीब 5 साल में सरकार ने अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत बनाने, महंगाई पर लगाम लगाने, गरीबों की बेहतरी के लिए काम किया है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ सभी वर्गों को राहत देने का काम किया है। मंत्री के जवाब के बाद सदन में कुछ संशोधनों को नकारते हुए ध्वनिमत से वित्त विधेयक 2019 को मंजूरी मिल गई। इसके पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार ने अंतरिम बजट के नाम पर चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दूसरे दलों के सदस्यों ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। सरकार समर्पित है इस देश के किसानों को, ये सरकार समर्पित है इस देश के गरीबों को, ये सरकार समर्पित है इस देश के पिछड़ों को, ये सरकार समर्पित है इस देश के मध्यम वर्ग को, ये सरकार सबका साथ लेके सबका विकास करने वाली सरकार है। छोटे व्यापारी, छोटे उद्योग को कभी तकलीफ ना हो,
ये इस सरकार की प्राथमिकता है, चाहे टैक्स कलेक्शन उससे कम क्यों ना हो। कि 9-9.5 लाख रुपए तक भी बिना टैक्स के आदमी अपना ये सब इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करके बिना टैक्स के रह सकते हैं। You know, from Mahatma Gandhi Narega, the laborer will get at least 200 rupees per day. Now you are offering 3 rupees per day for a farmer. Is it a big thing? Is it a big thing? Actually, we think that they are going to have a vote-on account, but they are trying to open an account of votes through this manifesto, like thing, budget. They just believe in sloganeering, and they are not capable of fulfilling their promises to the nation. The government is unable to achieve the revenues it projects and budgets, and that also with 2 months to go. You are busy revising your revenues down. How will you meet the fiscal deficit? राज्यसभा में अवरोध का सिलसिला कल भी जारी रहा। कार्यवाही की शुरुआत में सभापति के साथ सरकार और नेता विपक्ष ने सदन चलाने की बात कही, लेकिन कुछ देर बाद ही समाजवादी पार्टी की ओर से हुए विरोध के बाद सदन बाधित हो गया। काफी कोशिशों के बाद भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई और दोपहर बाद सदन दिन भर के लिए स्थगित हो गया। सभा पटल पर अहम पत्रों को रखे जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने सदन में बताया कि कुछ संवैधानिक जिम्मेदारियां सरकार और विपक्ष दोनों पर हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा करना और धन्यवाद करना संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं। इसके अलावा बजट पर चर्चा भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो और उसके बाद प्रधानमंत्री जवाब दें। ये सब की हम 8 घंटे में, अगर 10 घंटे संभव नहीं होगा, 8 घंटे में आज जवाब हो जाए और उसका उत्तर भी हो जाए माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से और चर्चा पूरी हो जाए और कल सुबह 11 बजे से बजट लेना चाहिए। दोपहर तक 4-5 बजे तक खत्म करें और उसके बाद जो आम सहमति जिन बिलों पे होगी उन आम सहमति 7-8 बजे तक, जितने 9 बजे तक निकल सकते हैं, उनको पारित किया जाए। ये मेरा निवेदन होगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 घंटे का वक्त तय हुआ है। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट पर भी चर्चा होनी है और फिर कुछ बिल भी पारित होने हैं। सरकार को अभी चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है, तुरंत इसकी चर्चा आरंभ करनी चाहिए। सभापति ने धन्यवाद प्रस्ताव से पहले शून्यकाल में कुछ अहम मुद्दों को उठाने की इजाजत दी। I appeal to all the members that to see to it that we have a meaningful, peaceful discussion on the Thanksgiving motion to the President's address today and try to complete the discussion today and take up budget and also the bills on which there is broad consensus. I hope the entire House will agree with me and then try to cooperate because the time is very short. शून्यकाल के दौरान 15 सदस्यों ने जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए, लेकिन समाजवादी पार्टी सांसदों ने सदन में गतिरोध शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई बाधित हुई। सभापति ने सदस्यों से सदन चलाने की अपील की। आखिरकार गतिरोध थमता न देख सभापति ने सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर बाद सदन की कार्रवाई शुरू होने पर भी गतिरोध जारी रहा। गतिरोध के बीच ही वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण विधेयक 2019 पेश किया। वहीं केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने चलचित्र संशोधन विधेयक 2019 पेश किया। उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से सदन चलाने की अपील की। उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखने की बात कही। आखिरकार अवरोध की वजह से उपसभापति को सदन की कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। आधे घंटे बाद कार्रवाई शुरू होने पर सदन में फिर गतिरोध हुआ और फिर अवरोध जारी रहने पर उपसभापति ने सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी। The House stands adjourned till 11 hours on Wednesday, the 13th February 2019. पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।
वहीं केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने फेसबुक ब्लॉग के जरिए एक बार फिर कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान पर तंज कसते हुए डूबते राजनीतिक राजवंश को बचाने के लिए रोज नए झूठ का सहारा लेने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि सच्चाई अनमोल और पवित्र दोनों ही होती है। अरुण जेटली ने लिखा कि परिपक्व लोकतंत्रों में जो लोग जानबूझकर झूठ का सहारा लेते हैं, उनकी सार्वजनिक जीवन से अहमियत खत्म हो जाती है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए अरुण जेटली ने लिखा कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी एक वंश के दायरे में भी बंधी हुई है और ये काफी दुख की बात है। सीएजी राजीव महर्षि के साथ हितों के टकराव के आरोपों को खारिज करते हुए अरुण जेटली ने लिखा है कि 2014-15 में आर्थिक मामलों के सचिव रहते हुए राजीव महर्षि की राफेल सौदे से जुड़ी प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं रही। जेटली ने लिखा कि कांग्रेस और उनके महाझूठ बंधन के सहयोगी इस बारे में लगातार झूठ फैला रहे हैं और राफेल डील में जहां जनता के हजारों करोड़ रुपए बचाए गए हैं, वहीं सरकार को बदनाम करने के लिए रोजाना झूठ गढ़े जा रहे हैं। फ्रांस से राफेल विमानों की खरीद को लेकर भले ही राजनीति और आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है, लेकिन इस बीच वायुसेना ने साफ किया है कि इस साल सितंबर तक राफेल विमान भारत को मिल जाएंगे। वायुसेना के उप प्रमुख वाइस चीफ एयर मार्शल अनिल खोसला ने कहा कि राफेल विमानों से भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा होगा। राफेल विमानों की खरीद को लेकर भले ही देश की राजनीति गरमाई हुई है, लेकिन वायुसेना का साफ मानना है कि इन विमानों के आने के बाद देश की वायुसेना की रक्षा ताकत में इजाफा होगा। For me to speak on the process and price and other things, I'll just not comment on that. As an operation man, I can only say 2-3 things. One is the aircraft required? Yes, definitely. Is the aircraft good? Yes, it is good. Now coming to whether जब ये 36 आएंगे हमको और चाहिए कि नहीं, as it is, as I said, authorized strength is 42, and considering our environment in which we are, with the adversaries which we are facing, it is a known fact which has been time and again stressed that the authorized strength which is there 42 is required. At the moment, हमारी जो strength है काफ़ी low है, 31 है. We have a drawdown mitigation plan. तो जो 36 रफाल हैं वो कुछ हद तक उसमें ऐड करते हैं, लेकिन पूरी रिक्वायरमेंट स्टिल रह जाती है। वायुसेना के उच्च अधिकारी के मुताबिक इस साल सितंबर में राफेल विमान की पहली खेप भारतीय सेना को मिल जाएगी। फ्रांस के सौदे के मुताबिक 36 राफेल विमान भारत को मिलने हैं, जो पूरी तरह हथियारों से लैस होंगे। खोसला ने बताया कि इन राफेल विमानों के बाद भी लड़ाकू विमानों की और खेप की जरूरत होगी। रफाल हैं वो कुछ हद तक उसमें ऐड करते हैं, लेकिन पूरी रिक्वायरमेंट स्टिल रह जाती है, जो कि प्लान हमारा है कि अभी LCA जो है 40 का ऑर्डर ऑलरेडी दे चुके हैं, 83 का जो है वो प्रोसेस में है, सो दैट मेक्स इट 123 एयरक्राफ्ट ऑफ LCA. इन फ्यूचर once we graduate on to Mark 1, Mark 2, and we will be planning to maybe induct 6 more squadrons, so that will add, plus this 36 Rafale coming in, and with the process for 114 more, I think by end of 15th plan, I think we should be able to, if everything fructifies as planned. इस बीच वायुसेना आगामी 16 फरवरी को जैसलमेर के पोखरण में वायु शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें 130 से ज्यादा लड़ाकू विमानों से लेकर हेलीकॉप्टर भी भारतीय वायुसेना की शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारतीय फौज को आधुनिक और तेज हथियारों से लैस करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीमा की सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए 72,406 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए सरकार ने अमेरिकी कंपनी के साथ सौदे पर दस्तखत किए हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये सौदा लगभग 700 करोड़ रुपए का है। भारत ने देश में 111 हेलीकॉप्टर के निर्माण के लिए विदेशी साझेदार की तलाश शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया। माना जा रहा है कि ये डील करीब 21,000 करोड़ रुपए की हो सकती है। 111 में 95 हेलीकॉप्टर भारत में बनाए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय नेवी में इस्तेमाल हो रहे सोवियत काल के हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करके नए हेलीकॉप्टर लाना चाहता है।
भारत की विकास अनिवार्यता पर परमाणु ऊर्जा कार्यबल रिपोर्ट कल दिल्ली में जारी की गई। इस मौके पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि ये ऊर्जा का सबसे स्वच्छ प्रकार है और ऊर्जा सुरक्षा के बारे में एक व्यवहारिक विकल्प भी है। इस रिपोर्ट को विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ने तैयार किया है, जिसकी अध्यक्षता परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनिल काकोडकर ने की है। देश के ऊर्जा उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी अभी करीब 2% है, लेकिन आने वाले समय में इसकी हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है। मंगलवार को परमाणु ऊर्जा कार्यबल रिपोर्ट जारी करने के मौके पर केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि परमाणु ऊर्जा में मौजूदा पर्यावरणीय चिंताओं से लड़ने की क्षमता है और देश के ऊर्जा जरूरतों में अहम भूमिका निभा रहा है। One of the key drivers of energy policy of tomorrow should be environmental consideration, and there I think nuclear energy probably tops the list. In fact, it is one of the cleanest form of energy from environment perspective. पेरिस जलवायु समझौते के मुताबिक 2030 तक भारत को अपने जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल में कटौती करनी है। रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु ऊर्जा इसका समाधान हो सकता है। जानकारों का मानना है कि परमाणु रिएक्टर लंबे समय तक स्वच्छ और सस्ती बिजली की आपूर्ति करते हैं। In terms of energy security, because storing fuel for 15 days or 1 month requirement of the country in the form of coal or oil or gas is a very expensive proposition because quantities involved are large. Storing similar energy even for several years in the form of nuclear fuel is no big deal because the volumes are very small. And this can only be a stable source, which is like coal or nuclear. And nuclear has the advantage that while it provides stable source, which can provide balancing power, it does not add to emission. So that is what our report has tried to bring out. परमाणु ऊर्जा पर कार्यबल रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गईं। इनमें स्थायी आधार पर परमाणु ऊर्जा उत्पादन और टैरिफ योजना जैसी महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं। अरुणा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीकानेर भूमि घोटाले के मामले में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन कल प्रवर्तन निदेशालय के जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय में पहुंचे, जहां उनसे लंबी पूछताछ हुई। रॉबर्ट वाड्रा से कल प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। प्रवर्तन निदेशालय ने आज फिर उन्हें पेश होने को कहा है। पूछताछ आज भी जारी रहेगी। बीकानेर जिले में जमीनों के आवंटन में धांधली को लेकर 2015 में ईडी ने धन शोधन का मामला दर्ज किया था। बीकानेर में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कंपनी ने बड़ी संख्या में जमीनें खरीदी थी। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। विदेशों में संपत्ति खरीद में धन शोधन मामले में ईडी ने पिछले हफ्ते दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की थी। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से चिटफंड घोटाले से संबंधित मामलों में सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को उनसे तकरीबन 11 घंटे तक पूछताछ की गई। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक राजीव को आज लगातार 5वें दिन फिर से सीबीआई के सवालों का सामना करना होगा। आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान में गुर्जर आंदोलन आज 6ठे दिन भी जारी है। इससे रेल यातायात पर असर पड़ रहा है। इस बीच राजस्थान में गुर्जरों को आरक्षण देने के लिए गहलोत सरकार जल्द ही कोई फैसला ले सकती है। राज्य के खेल मंत्री अशोक चांदना ने बताया कि आज गुर्जरों के आरक्षण के लिए राजस्थान विधानसभा में प्रस्ताव आ सकता है। सरकार के मुताबिक प्रस्ताव पारित होने के बाद गुर्जरों की मांग पूरी हो जाएगी और इसके साथ ही उनका आंदोलन खत्म हो जाएगा। दिसंबर के मुकाबले जनवरी में खुदरा महंगाई दर में कमी आई है। जनवरी में खुदरा महंगाई दर घटकर 2.05% रह गई है। महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। बीते दिसंबर में खुदरा महंगाई दर पहले 2.19% रही थी, जिसे बाद में संशोधित करके 2.11 कर दिया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से आज उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी किए गए। अगर 1 साल पहले की बात करें तो जनवरी 2018 में खुदरा महंगाई दर 5.07% थी। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने विपक्ष के उन सवालों को भी गैर वाजिब बताया जिनमें विपक्ष सरकार की तरफ से किसानों की मदद के लिए उठाए गए कदमों की आलोचना कर रही है। इसको
पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर की पृष्ठभूमि में देखने की आवश्यकता है। कृषि मूल रूप से राज्य का विषय होते हुए भी देश की सरकार ने जिस तरह से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, बजटरी एलोकेशन के माध्यम से इस क्षेत्र को एड्रेस करने का, इसकी समस्याओं को एड्रेस करने का काम किया। और पिछले 4 साल की, 5 साल की अगर मैं बजट एलोकेशन को इसके दृष्टिकोण से तुलना करूँ तो लगभग 78% की ग्रोथ है, वो 2,41,000 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। यदि केवल मैं इस वर्ष की तुलना करूं और 19-20 के लिए जो बजटरी एलोकेशन कृषि क्षेत्र के लिए हमने प्रपोज किया है, यूपीए की सरकार के 5 साल का कुल 1,21,000 करोड़ बजट था, उससे भी 16% अधिक 1,41,000 करोड़ रुपए केवल 1 साल के लिए एलोकेशन किया है। और गजेंद्र सिंह शेखावत से पूरी खास बातचीत आप देख सकते हैं हमारे कार्यक्रम टू द पॉइंट में आज रात 10 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रियल एस्टेट पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन रियलिटी कंपनियों का शीर्ष निकाय क्रेडाई राष्ट्रीय राजधानी में कर रहा है। प्रधानमंत्री दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज क्रेडाई यूथकॉन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री क्रेडाई द्वारा आयोजित प्रदर्शनी को भी देखेंगे। यूथकॉन सालाना आधार पर क्रेडाई रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जाने वाला युवकों का सम्मेलन है। और बात करेंगे खास शख्सियत की। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू की आज जयंती है। 13 फरवरी 1879 को जन्मी सरोजनी नायडू आज़ादी के बाद पहली महिला राज्यपाल बनी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो गांधी जी के साथ जेल भी गईं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्हें 21 महीने के लिए जेल जाना पड़ा। 2 मार्च 1949 को 70 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से लखनऊ में उनका निधन हुआ था। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सरोजनी नायडू की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि सरोजनी नायडू ने प्रबुद्ध कवियत्री, स्वाधीनता आंदोलन की प्रगतिशील नेता के रूप में महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आगे विशेष में देखिए संसद में अटल। नमस्कार।